नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमले तेज, कहा विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र और देश को बदनाम करने की राहुल की है पुरानी आदत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ दिल्ली में आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात। चुनाव आयोग आज जारी करेगा केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे अपना नाम। आज किसान दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। वीडियो शेयर करते हुए कहा, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा देश। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच विशाखापट्टनम में आज 5 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। सभी खबरें विस्तार के साथ। बीजेपी ने इस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जर्मनी में राहुल गांधी ने देश विरोधी बयान दिए हैं और भारत की मजबूत लोकतंत्र पर सवाल खड़े करके उन्होंने इसे कमजोर करने का प्रयास किया है। कर्नाटक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्मई के मुताबिक भारत की संस्थाओं, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करना और उन्हें बदनाम करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। It has become a habit for Rahul Gandhi to criticize and degrade the institutions in India and democracy in India. Indian democracy is the largest democracy and it has been very successful. And he is going preaching where there is no democracy. He is talking about democracy and institutions of democracy. He wants to take shelter of the foreign agencies like Soros and other people for all the corruptions what they have done. So to take shelter, these people are campaigning. Their words doesn't carry any weight in the nation. भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो अपने विदेशी दौरे के दौरान हमेशा भारत का अपमान करते हैं। राहुल गांधी का रोज का कार्यक्रम बन चुका है कि सोरोस के एजेंट से मिलो, उनकी झूठी बातों को उठाकर विदेश में जाकर भारत के खिलाफ भारत बदनामी ब्रिगेड की तरह उसको फैलाओ और सो जाओ। इसीलिए राहुल गांधी हर बार कभी कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है, राहुल गांधी कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी डेड है, राहुल गांधी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सारी संस्थाएं जो है वो समाप्त हो चुकी है, और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, भारत तो फेल हो जाएगा, भारत प्रोड्यूस नहीं कर सकता, भारत की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डेड है, पर चाइना प्रोड्यूस कर सकता है। इधर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने चीनी वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। ये मामला 2011 का है, जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। चीनी विशेषज्ञों को वीजा जारी करने से संबंधित ये पूरा मामला है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगी एस भास्कर रामन ने अवैध रूप से 50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। अब इस केस में अगले साल 16 जनवरी को सुनवाई होगी। अदालत के आदेश के अनुसार आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे आरोपों के तहत आरोप तय किए जाएंगे। इस मामले में तालवंडी साबू पावर लिमिटेड और अन्य भी शामिल हैं। इस पूरे मामले पर कार्ति चिदंबरम ने कहा कि वो कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सीबीआई का आरोप है कि जब 2011 में कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्र में गृह मंत्री थे, तो चीनी श्रमिकों को दिलाने में कार्ति ने उनकी मदद की थी और बदले में रिश्वत वसूली थी।
इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में भी नाराजगी है। आज दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद की ओर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है और इसकी वजह से यहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस तैनात है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, तो दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि आज दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, अपनी बात रखी जा रही है। हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए बांग्लादेश के यूनुस सरकार का बाइकॉट करते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में अब इसका विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने हाल के हमलों और हिंदुओं की लिंचिंग पर चिंता जताते हुए इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए। पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच हिंसा बढ़ गई थी। हाल ही में इंकलाब मंच के प्रवक्ता रहे युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या से तनाव और बढ़ गया है। यूएन महासचिव ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा जताया कि वो हर बांग्लादेशी को सुरक्षित रखने के लिए काम करेगी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत पहले चरण में लगभग 32 लाख अचिन्हित मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार गणना के दौरान राज्य भर में कुल 31,68,424 अचिन्हित मतदाताओं का पता लगा था। अधिकारियों ने कहा है कि 2002 की मतदाता सूची में परिवार के सदस्यों से नाम ना मिलने वाले मतदाताओं के लिए 27 दिसंबर से सुनवाई शुरू होगी। चुनाव अधिकारियों ने यह भी बताया कि आज से लगभग 10 लाख ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजना शुरू किया गया है, जबकि अन्य 22 लाख मतदाताओं को आज नोटिस जारी किए जाएंगे। अचिन्हित मतदाताओं की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों, उपमंडल कार्यालयों, विभिन्न सरकारी विभागों और स्कूल कॉलेजों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक सुनवाई राज्य के अधिकारी माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में होगी। ऐसे 4000 पर्यवेक्षकों को कल 24 दिसंबर को कोलकाता में 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले दिन में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए अधिकारियों को स्थानीय बंगाली भाषा नहीं आती। रुक करते अगली खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में कोलंबो की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री आज श्रीलंकाई नेतृत्व से मिलेंगे और इस संबंध में विदेश मंत्री ने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि महामहिम राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके से मुलाकात करने के लिए उत्सुक हूं। भारत को गर्व है कि उसने चक्रवात दितवाह के दौरान श्रीलंका का साथ दिया और उसके बाद भी समर्थन जारी रखा। विदेश मंत्री ने अपने पोस्ट में भारत के ऑपरेशन सागर बंधु से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। विदेश मंत्री का यह दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को दिखाता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कल कोलंबो पहुंचने पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था कि श्रीलंका के उप पर्यटन मंत्री रुवान रणसिंघे ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री का यह दौरा कई मायनों में खास है। इस यात्रा का उद्देश्य चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका को भारत के समर्थन की पुष्टि करना है। इस सप्ताह ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल दल ने श्रीलंका में अपना मानवीय मिशन पूरा किया और भारत लौटा। इस दौरान प्रभावित समुदायों को सहायता प्रदान करने में दल की समर्पित और पेशेवर सेवा की सराहना की गई। टीम के रवाना होते समय श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा अनुरोध किया गया मानवीय सहायता सामग्री देश को भेजी गई।
कुल 10 टन दवाइयां और 15 टन सूखा राशन भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से भेजा गया, जिसमें चिकित्सा दल भी सवार था। इन सामग्रियों को चक्रवात दितवाह के बाद उत्पन्न संकट से प्रभावित समुदायों के राहत कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए भेजा गया। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज शौर्य से श्रीलंका में 50 टन सूखा राशन पहुंचाकर अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की गई। भारत के उप उच्चायुक्त डॉक्टर सत्यंजल पांडे ने बंदरगाह एवं नागरिक उड्डयन उप मंत्री जनिता रुमान को औपचारिक रूप से ये खेप सौंपी। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चिकित्सा मिशन की सफलता और राहत सामग्री की निरंतर आपूर्ति संकट के समय श्रीलंका और भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग और दीर्घकालिक मित्रता को उजागर करती है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पदभार ग्रहण करने के बाद कुछ राज्यों में जा रहे हैं और आज बारी है बिहार की। नया पदभार लेने के बाद नितिन नवीन अपने गृह राज्य में पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर आज बिहार पहुंच रहे हैं। आज भाजपा सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। इस दौरान वो पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। उनके इस दौरे पर बीजेपी के बिहार अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि वो कार्यकर्ता उनके इस दौरे से उत्साहित हैं और नितिन नवीन से मुलाकात के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष इस पाटलिपुत्रा के धरती पर आ रहे हैं। बड़ा ऐतिहासिक स्वागत, स्वस्फूर्त स्वागत। पूरे बिहार के कार्यकर्ता, नौजवान स्वयं के प्रेरणा से आज पटना आ रहे हैं। आज भव्य हम अपने नेता का स्वागत करने वाले हैं। सैकड़ों के, हजारों की संख्या में होर्डिंग लगा है, तोरण द्वार लगा है, जगह जगह स्व की प्रेरणा से लोग स्टेज मंच बनाए हैं। आज बड़ा ऐतिहासिक स्वागत आज हम अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का कर रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। किसानों के मसीहा कहलाने वाले चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए कई अतुलनीय कार्य किए हैं। आज उनकी जयंती को देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह के लिए अपने विचार रखे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम ने लिखा है कि उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के साथ साथ कृषि की प्रगति और किसानों की समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही देश है। चौधरी साहब ने अपना जीवन किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित किया।
हमारी सरकार भी किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर डीडी न्यूज के कार्यक्रम सुभाषित का वीडियो साझा किया है। पीएम ने सुभाषित का वीडियो साझा करते हुए किसानों के महत्व को रेखांकित किया है। रौप्य माणिक्य वसनैरपि पूरिताः तथापि प्रार्थयन्त्येव कृषकान् भक्ततृष्णया। सोना, चांदी, माणिक्य एवं वस्त्रों से पूर्ण होने पर भी मनुष्यों को भोजन के लिए किसानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। Even when possessing gold, silver, rubies and fine clothes, people still have to depend on farmers for food. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज चौधरी चरण सिंह जयंती के अवसर पर किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की नीतियों और योजनाओं के चलते खेती की लागत में कमी आई है, जबकि उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या धान की फसल हो, क्या गेहूं की फसल हो, क्या चना हो, क्या सरसों हो, क्या बाजरा हो, मक्का हो, कई गुना उत्पादन बढ़ा है, कई गुना उत्पादन बढ़ा है। लागत कम हुई है, उत्पादन ज्यादा बढ़ा है, और यही मुनाफे का आधार है, यही किसान की समृद्धि का आधार है। चौधरी साहब के बारे में एक बात विख्यात थी, और देश के हित में, गांव के हित में और किसान के हित में जो भी बात होती थी, बिना हिचक के उसको बोलते थे। उन्होंने कहा था, जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता। इधर उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर से बचाव को लेकर सरकार की तैयारियों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उत्तर भारत में जारी शीतलहर को देखते हुए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को मानवीय और अति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने बताया कि रैन बसेरों और गौशालाओं में ठंड से बचाने के लिए अलाव, हीटर, कंबल की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से भी इस मानवीय प्रयास में सहभागी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अपने आसपास कार्य करने वाले घरेलू सहयोगियों, स्वच्छाग्रहियों, चौकीदारों और ज़रूरतमंदों से ये ज़रूर पूछें कि उनके पास ठंड से बचाव के पर्याप्त इंतजाम हैं या नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ऐसे कठिन समय में मानवीय मूल्यों और संवेदना की वास्तविक परीक्षा होती है। उन्होंने परोपकार को भारतीय परंपरा बताते हुए अंत्योदय से सर्वोदय के संकल्प के साथ विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ने का आह्वान भी किया। और देश में दूरसंचार विभाग की नई पहल से साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने वालों पर लगाम लगाने में सफलता मिली है। इसके लिए डीओटी ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर नाम का खास सिस्टम लागू किया है। इससे महज 6 महीनों में ही 660 करोड़ रुपए की साइबर ठगी रोकने में मदद मिली है। यह सिस्टम बैंकों और डिजिटल भुगतान से जुड़ी ठगी को पहले ही पहचानने में मदद करता है। एफआरआई, भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से काम कर रहा है। इसी वजह से बड़ी संख्या में बैंक, वित्तीय संस्थान और डिजिटल ऐप कंपनियां इस सिस्टम से जुड़कर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी कि डीपीआई का इस्तेमाल करने में आगे आए हैं। अब तक 1000 से ज्यादा बैंक, पेमेंट कंपनियां और थर्ड पार्टी ऐप्स डीपीआई से जुड़ चुके हैं और एफआरआई का सक्रिय रूप से उपयोग भी कर रहे हैं। इससे डिजिटल गिरोह की तरह काम कर अपराधियों की ओर से डिजिटल अरेस्ट स्कैम, फर्जी कॉल और गैर कानूनी तरीकों से नेटवर्क का इस्तेमाल कर ठगी को रोकने में भी मदद मिल रही है।
और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और एकाधिकार रोकने वाले इटली के एंटी ट्रस्ट प्राधिकरण ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल पर 98.6 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा दिया है। प्राधिकरण ने पाया कि एप्पल की एक प्राइवेसी सुविधा संचालन से ऐप स्टोर में प्रतिस्पर्धा सीमित होकर रह गई। उसने कहा कि एप्पल ने अपनी ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी नीति का दुरुपयोग किया। इसके तहत ऐप्स को व्यक्तिगत विज्ञापनों के साथ उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने के लिए डेटा एकत्र करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को खनिज नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की कि उनका विशेष दूत इस प्रभार का नेतृत्व करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड का विशेष दूत नियुक्त किया है। इस कारण अमेरिकी नियंत्रण के किसी भी विचार को खारिज करते हुए डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इसकी आलोचना की है। अमेरिका का हिस्सा बनने पर ग्रीनलैंड का खुले तौर पर समर्थन करते हुए गवर्नर जेफ लैंड्री ने अपनी भूमिका का स्वागत किया है। इस कदम से कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। डेनमार्क ने अमेरिका के राजदूत को बुलाया और इस नियुक्ति को अस्वीकार्य बताया है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश और रूस के बीच शांति समझौते के आरंभिक अमेरिकी मसौदे में उनकी कई मांगें पूरी करने के प्रस्ताव हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं कि लगभग 4 साल से चल रहे इस युद्ध को समाप्त करने के समझौता वार्ता में किसी भी पक्ष की सभी मनचाही बातें पूरी होने की संभावनाएं नहीं हैं। वहीं खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज सीरीज का दूसरा T20 मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहला मैच 8 विकेट से जीता था और वो 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। ये श्रीलंका के खिलाफ भारत की पिछले 10 T20 मैच में 8वीं जीत रही। भारतीय टीम ने पहले मैच में 5 कैच ड्रॉप किए थे और ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि आज वो फील्डिंग में सुधार करें। भारतीय नौसेना के निशानेबाज किरण अंकुश जाधव ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भोपाल में जारी प्रतियोगिता में जाधव ने 252.1 अंक हासिल कर ओलंपियन अर्जुन बबूता को मात दी। अर्जुन बबूता को रजत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। अभिषेक शर्मा को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब के 16 सदस्यीय दल में शामिल किया गया है। पंजाब का पहला मैच 24 दिसंबर को महाराष्ट्र के खिलाफ है। शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह बाद में दल में शामिल होंगे। हालांकि तय नहीं है कि ये तीनों खिलाड़ी पंजाब के लिए कितने मैच खेल पाएंगे, क्योंकि जनवरी में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज भी खेलनी है। मोहम्मद सालाह के स्टॉपेज टाइम में किए गए गोल की मदद से मिस्र ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 2-1 से मात दी। मिस्र ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत दर्ज की। 7 बार के चैंपियन मिस्र ने इस मैच से 3 अंक हासिल किए। मिस्र का अगला मैच शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा। कर्नाटक के ऑफ स्पिनर के गौतम ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है। 37 वर्षीय गौतम ने अपने करियर में कर्नाटक के लिए सभी फॉर्मेट में 394 विकेट हासिल किए और 2783 रन जोड़े। 2018-19 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने कर्नाटक की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं 2021 में उन्होंने भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए एकमात्र वनडे खेला था। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।